इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस केस में देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है। जो जहां है, जो जगह पर रहेगा, अपने गांव में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर में, पूरे सब के सब लोग एक जन आंदोलन के रूप में सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। 2022 में हरिद्वार के पास बनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर उस वक्त भी बड़ा आंदोलन चला था। आंदोलन के दबाव में ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब ऑडियो क्लिप आया है और इस मुद्दे पर सियासी मंच से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब विधानसभा में गूंज रहा है। प्रदूषण पर चर्चा को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने आप पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज रहा है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी की अगुवाई में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जवाब देने की मांग की। आतिशी ने बीजेपी पर प्रदूषण पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप विधायकों के मास्क पहनकर प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ और झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए, और अब मास्क लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार पर प्रदूषण पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का आरोप है कि सरकार प्रदूषण पर पहली बार खुद चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष ही इस मुद्दे पर भाग रहा है। सबसे बड़े राज्य यूपी में एसआईआर की पहली लिस्ट आते ही सियासी तापमान चढ़ गया। किसके वोटर्स कटे, किसका गणित बिगड़ा, 27 की विसात पर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि 20 साल बाद हुए वोटर वेरिफिकेशन में यूपी में 18% नाम कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कुल वोटर 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा थे। एसआईआर के बाद आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। कुल 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम कट गए। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। यूपी में एसआईआर की जिलावार रिपोर्ट में बड़े शहर सबसे पीछे हैं। राजधानी लखनऊ सबसे पीछे रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि भारत में वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो यहाँ पर जन्म लिया हो, जो यहाँ का नागरिक हो, लीगल नागरिक हो। लेकिन हमारे देश के अंदर भारी संख्या में घुसपैठिए घुस गए हैं और घुसपैठियों की रक्षा करने के लिए विपक्ष ही बोल रहा है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, उनके लिए अभी मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया सबसे ज्यादा लंबी चली। पहली ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख 3 बार आगे बढ़ी और इस पर सियासी युद्ध भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। कि बड़े स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सूचना नहीं है। हमारे कांग्रेस के महासचिव श्री गुरदीप सप्पल जी का और उनके पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि 2003 की ड्राफ्ट लिस्ट में था। उन्होंने एक विस्तृत पोस्ट भी लिखी है इस पर। वार पलटवार शहमात मिशन 2027 की बीतती हुई विसात में एसआईआर पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।
वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर उठा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर के खिलाफ शुरू से आक्रामक रही सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। गंगा सागर में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो राज्य में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, क्योंकि एसआईआर की सुनवाई में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद पैरवी करेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी IT सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एसआईआर रोकने की मांग की थी। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हर कीमत पर एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही है। आखिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए लगी। 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे? एसआईआर पूरा हो जाएगा तो? अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी पर सवाल उठाया है। एसआईआर लागू होने का पहले ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ ये ऐलान किए थे कि मैं बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे, कि एसआईआर अगर बंगाल में होगी तो खून का नदियां बहाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी एसआईआर और बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर टीएमसी पर हमलावर है, जबकि ममता बनर्जी एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताकर हमले कर रही है। ममता एसआईआर के खिलाफ रैली भी निकाल चुकी है। टीम न्यूज नेशन। VB जी राम जी को लेकर कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान चलाएगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने VB जी राम जी को लेकर नया अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने VB जी राम जी योजना को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। VB जी राम जी कानून के विरोध में कांग्रेस के अभियान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपना जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रेस वार्ता कर VB जी राम जी कानून के फायदे बताए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। इस मौके पर सीएम योगी ने जी राम जी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। VB जी राम जी को लेकर सीएम योगी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। कांग्रेस ने ही सारा विकास किया, इन्होंने तो केवल विनाश का काम किया है। आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर केवल विनाश हुआ है। जाहिर है VB जी राम जी कानून बेशक बन गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। टीम न्यूज नेशन। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने बेटे नील सोमैया को मैदान में उतारा तो उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी। उद्धव के इस कदम से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। बीएमसी चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। बीएमसी के दिग्गज नेता किरीट सोमैया ने बेटे नील सोमैया को वार्ड नंबर 107 से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने इंडिपेंडेंट दिनेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दिनेश यादव को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी है। उद्धव के इस दांव से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। दरअसल किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में दूसरी बार खड़े हैं। उन्होंने इस बार अपना वार्ड बदल दिया है। विपक्ष की तरफ से एनसीपी पवार का उम्मीदवार उतरा था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिनेश यादव को समर्थन दे दिया है। लोग जानते हैं
कि नील सोमैया अगर 2017 में चुन के आने के बाद 108 में एक प्रभाग क्रमांक 108 में कुछ कर नहीं पाए, तो 107 में वो क्या ऐसा करने वाले हैं, ये तो लोग उनको पूछने वाले, इसलिए मुझे उनका आह्वान नहीं लगता। राजनीति में उद्धव ठाकरे और किरीट सोमैया को एक दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है और अब दिनेश यादव को समर्थन से सियासी रार और बढ़ गई है। मुंबई में वार्ड नंबर 107 पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में है। नील सोमैया दूसरी बार चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने है दिनेश यादव। दिनेश यादव इंडिपेंडेंट खड़े थे, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी ने उन्हें समर्थन दे दिया। युति में, यानी ठाकरे बंधुओं की युति में यह जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ी गई थी, लेकिन उनके उम्मीदवार की अर्जी खारिज हो गई और दिनेश यादव को समर्थन मिल गया। सोमैया और उद्धव ठाकरे की नोकझोंक अगर देखें तो ये जगह जो है किरीट सोमैया के लिए काफी प्रतिष्ठा की बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। पीएम मोदी गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर एक लेख भी लिखा था और सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता की दृढ़ता और निरंतरता का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी के सोमनाथ मंदिर जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने स्वागत किया है और पीएम मोदी की तारीफ की है। सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। 1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका स्मरण करता है और स्मरण करके वर्तमान की परिस्थितियों को सबके सामने ले आता है, और वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं कि सोमनाथ जी जहाँ के तहाँ हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन इसे मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। कुछ नेता मजहब के मुद्दे को उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या संभल को फिर सुलगाने की साजिश हो रही है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है। संभल में अतिक्रमण को लगातार इसी तरह जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक बयान वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही। सांसद के पिता का ये बयान भड़काऊ है। संभल इसी तरह के भड़काऊ बयानों की वजह से दंगों की आग में जल चुका है। सवाल है कि क्या संभल में बुलडोजर एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश के आरोपों का मतलब क्या है? सवाल है कि अतिक्रमण के मुद्दे पर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उस पर इबादतगाह तामीर कर दी, तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या मजहब अतिक्रमण को जायज ठहराने का लाइसेंस देता है? पहले की सरकारों में भले ही अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मुद्दे पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में इसी तरह बुलडोजर का एक्शन हुआ। संभल के इस इलाके में बुलडोजर एक्शन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वैसे भूमाफियाओं और अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार की नीति एकदम साफ है।
अगर अतिक्रमण किया है तो चुपचाप जमीन को छोड़ दो, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। संभल में चल रहा बुलडोजर अभियान योगी के अतिक्रमण विरोधी अभियान का सिलसिला है, जो एक शहर में नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुद्दा यह है कि क्या इस पर मजहब के बुनियाद पर सवाल उठने चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। अंकिता भंडारी केस में ऑडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। केस की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में इंसाफ का भरोसा दिया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर फिर सुलग रही है देवभूमि। इस मामले में इंसाफ और वीआईपी कनेक्शन के एक सवाल पर बवाल हो रहा है। 2022 के इस केस में अब हंगामा एक ऑडियो क्लिप को लेकर हो रहा है। मुद्दा यह है कि अंकिता भंडारी केस के ऑडियो क्लिप में किस वीआईपी का नाम है। उत्तराखंड में इसी सवाल पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने ऑडियो क्लिप को लेकर सरकार की स्थिति साफ कर दी। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। दरअसल ऑडियो क्लिप का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने इस मामले में दिग्गज बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर आरोप लगाया था। इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस केस में देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है। जो जहां है, जो जगह पर रहेगा, अपने गांव में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर में, पूरे सब के सब लोग एक जन आंदोलन के रूप में सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। 2022 में हरिद्वार के पास बनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर उस वक्त भी बड़ा आंदोलन चला था। आंदोलन के दबाव में ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब ऑडियो क्लिप आया है और इस मुद्दे पर सियासी मंच से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब विधानसभा में गूंज रहा है। प्रदूषण पर चर्चा को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने आप पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज रहा है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी की अगुवाई में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जवाब देने की मांग की। आतिशी ने बीजेपी पर प्रदूषण पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप विधायकों के मास्क पहनकर प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ और झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए, और अब मास्क लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार पर प्रदूषण पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का आरोप है कि सरकार प्रदूषण पर पहली बार खुद चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष ही इस मुद्दे पर भाग रहा है। सबसे बड़े राज्य यूपी में एसआईआर की पहली लिस्ट आते ही सियासी तापमान चढ़ गया। किसके वोटर्स कटे, किसका गणित बिगड़ा, 27 की विसात पर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि 20 साल बाद हुए वोटर वेरिफिकेशन में यूपी में 18% नाम कट गए।
उत्तर प्रदेश में SIR से पहले कुल वोटर 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा थे। SIR के बाद आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। कुल 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम कट गए। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। यूपी में SIR की जिलावार रिपोर्ट में बड़े शहर सबसे पीछे हैं। राजधानी लखनऊ सबसे पीछे रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि भारत में वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो यहाँ पर जन्म लिया हो, जो यहाँ का नागरिक हो, लीगल नागरिक हो। लेकिन हमारे देश के अंदर भारी संख्या में घुसपैठिए घुस गए और घुसपैठियों की रक्षा करने के लिए विपक्ष ही बोल रहा है, क्योंकि उनके वोट बैंक हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनके लिए अभी मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यूपी में SIR की प्रक्रिया सबसे ज्यादा लंबी चली। पहली ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख 3 बार आगे बढ़ी और इस पर सियासी युद्ध भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। कि बड़े स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सूचना नहीं है। हमारे कांग्रेस के महासचिव श्री गुरदीप सप्पल जी का और उनके पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि 2003 की ड्राफ्ट लिस्ट में था। उन्होंने एक विस्तृत पोस्ट भी लिखी है इस पर। वार पलटवार शहमात मिशन 2027 की बीतती हुई विसात में SIR पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं पश्चिम बंगाल में भी SIR को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। SIR को लेकर ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर उठा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। SIR के खिलाफ शुरू से आक्रामक रही सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। गंगा सागर में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो राज्य में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, क्योंकि SIR की सुनवाई में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद पैरवी करेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी IT सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने SIR में गड़बड़ी को लेकर SIR रोकने की मांग की थी। SIR को लेकर ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हर कीमत पर SIR को रुकवाने की कोशिश कर रही है। आखिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर SIR बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो SIR बंद करने के लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम SIR बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे SIR पूरा हो जाएगा? तो अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी पर सवाल उठाया है। SIR लागू होने का पहले ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ ये ऐलान किए थे कि मैं बंगाल में SIR लागू नहीं होने देंगी, कि SIR अगर बंगाल में होगी तो खून का नदियां बहाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी SIR और बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर TMC पर हमलावर है, जबकि ममता बनर्जी SIR को बीजेपी की साजिश बताकर हमले कर रही है। ममता SIR के खिलाफ रैली भी निकाल चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। VB जी राम जी को लेकर कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान चलाएगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने VB जी राम जी को लेकर नया अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने VB जी राम जी योजना को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। VB जी राम जी कानून के विरोध में कांग्रेस के अभियान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपना जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रेस वार्ता कर VB जी राम जी कानून के फायदे बताए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। इस मौके पर सीएम योगी ने जी राम जी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए।
इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। वीबी जी राम जी को लेकर सीएम योगी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, कांग्रेस ने ही सारा विकास किया, इन्होंने तो केवल विनाश का काम किया है। आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर केवल विनाश हुआ है। जाहिर है वीबी जी राम जी कानून बेशक बन गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने बेटे नील सोमैया को मैदान में उतारा तो उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी। उद्धव के इस कदम से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। बीएमसी चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। बीएमसी के दिग्गज नेता किरीट सोमैया ने बेटे नील सोमैया को वार्ड नंबर 107 से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने इंडिपेंडेंट दिनेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दिनेश यादव को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी है। उद्धव के इस दांव से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। दरअसल किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में दूसरी बार खड़े हैं। उन्होंने इस बार अपना वार्ड बदल दिया है। विपक्ष की तरफ से एनसीपी पवार का उम्मीदवार उतरा था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिनेश यादव को समर्थन दे दिया है। लोग जानते हैं कि नील सोमैया अगर 2017 में चुन के आने के बाद 108 में एक प्रभाग क्रमांक 108 में कुछ कर नहीं पाए, तो 107 में वो क्या ऐसा करने वाले हैं, ये तो लोग उनको पूछने वाले, इसलिए मुझे उनका आह्वान नहीं लगता। राजनीति में उद्धव ठाकरे और किरीट सोमैया को एक दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है और अब दिनेश यादव को समर्थन से सियासी रार और बढ़ गई है। मुंबई में वार्ड नंबर 107 पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में है। नील सोमैया दूसरी बार चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने है दिनेश यादव। दिनेश यादव इंडिपेंडेंट खड़े थे, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी ने उन्हें समर्थन दे दिया। युति में यानी ठाकरे बंधुओं की युति में यह जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ी गई थी, लेकिन उनके उम्मीदवार की अर्जी खारिज हो गई और दिनेश यादव को समर्थन मिल गया। सोमैया और उद्धव ठाकरे की नोकझोंक अगर देखें तो ये जगह जो है किरीट सोमैया के लिए काफी प्रतिष्ठा की बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठौड़े, न्यूज़ नेशन मुंबई। पीएम मोदी गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर एक लेख भी लिखा था और सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता की दृढ़ता और निरंतरता का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी के सोमनाथ मंदिर जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने स्वागत किया है और पीएम मोदी की तारीफ की है। सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। 1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका स्मरण करता है और स्मरण करके वर्तमान की परिस्थितियों को सबके सामने ले आता है, और वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं कि सोमनाथ जी जहाँ के तहाँ हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन इसे मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। कुछ नेता मजहब के मुद्दे को उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या संभल को फिर सुलगाने की साजिश हो रही है।
कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है। संभल में अतिक्रमण को लगातार इसी तरह जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक बयान वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। सांसद के पिता का ये बयान भड़काऊ है। संभल इसी तरह के भड़काऊ बयानों की वजह से दंगों की आग में जल चुका है। सवाल है कि क्या संभल में बुलडोजर एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश के आरोपों का मतलब क्या है? सवाल है कि अतिक्रमण के मुद्दे पर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उस पर इबादतगाह तामीर कर दी, तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या मजहब अतिक्रमण को जायज ठहराने का लाइसेंस देता है? पहले की सरकारों में भले ही अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मुद्दे पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में इसी तरह बुलडोजर का एक्शन हुआ। संभल के इस इलाके में बुलडोजर एक्शन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वैसे भूमाफियाओं और अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार की नीति एकदम साफ है। अगर अतिक्रमण किया है तो चुपचाप जमीन को छोड़ दो, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। संभल में चल रहा बुलडोजर अभियान योगी के अतिक्रमण विरोधी अभियान का सिलसिला है, जो एक शहर में नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुद्दा यह है कि क्या इस पर मजहब के बुनियाद पर सवाल उठने चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। अंकिता भंडारी केस में ऑडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। केस की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में इंसाफ का भरोसा दिया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर फिर सुलग रही है देवभूमि। इस मामले में इंसाफ और वीआईपी कनेक्शन के एक सवाल पर बवाल हो रहा है। 2022 के इस केस में अब हंगामा एक ऑडियो क्लिप को लेकर हो रहा है। मुद्दा यह है कि अंकिता भंडारी केस के ऑडियो क्लिप में किस वीआईपी का नाम है। उत्तराखंड में इसी सवाल पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने ऑडियो क्लिप को लेकर सरकार की स्थिति साफ कर दी। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। दरअसल ऑडियो क्लिप का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने इस मामले में दिग्गज बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर आरोप लगाया था। इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस केस में देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है। जो जहां है, जो जगह पर रहेगा, अपने गांव में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर में, पूरे सब के सब लोग एक जन आंदोलन के रूप में सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। 2022 में हरिद्वार के पास बनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर उस वक्त भी बड़ा आंदोलन चला था। आंदोलन के दबाव में ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब ऑडियो क्लिप आया है और इस मुद्दे पर सियासी मंच से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब विधानसभा में गूंज रहा है। प्रदूषण पर चर्चा को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने आप पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है।
दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज रहा है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी की अगुवाई में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जवाब देने की मांग की। आतिशी ने बीजेपी पर प्रदूषण पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप विधायकों के मास्क पहनकर प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए, और अब मास्क लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार पर प्रदूषण पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का आरोप है कि सरकार प्रदूषण पर पहली बार खुद चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष ही इस मुद्दे पर भाग रहा है। सबसे बड़े राज्य यूपी में एसआईआर की पहली लिस्ट आते ही सियासी तापमान चढ़ गया। किसके वोटर्स कटे, किसका गणित बिगड़ा, 27 की विसात पर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि 20 साल बाद हुए वोटर वेरिफिकेशन में यूपी में 18% नाम कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कुल वोटर 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा थे। एसआईआर के बाद आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। कुल 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम कट गए। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। यूपी में एसआईआर की जिलावार रिपोर्ट में बड़े शहर सबसे पीछे हैं। राजधानी लखनऊ सबसे पीछे रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि भारत में वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो यहाँ पर जन्म लिया हो, जो यहाँ का नागरिक हो, लीगल नागरिक हो। लेकिन हमारे देश के अंदर भारी संख्या में घुसपैठिए घुस गए हैं और घुसपैठियों की रक्षा करने के लिए विपक्ष ही बोल रहा है, क्योंकि उनके वोट बैंक हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनके लिए अभी मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया सबसे ज्यादा लंबी चली। पहली ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख 3 बार आगे बढ़ी और इस पर सियासी युद्ध भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। कि बड़े स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सूचना नहीं है। हमारे कांग्रेस के महासचिव श्री गुरदीप सप्पल जी का और उनके पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि 2003 की ड्राफ्ट लिस्ट में था। उन्होंने एक विस्तृत पोस्ट भी लिखी है इस पर। वार पलटवार शहमात मिशन 2027 की बीतती हुई विसात में एसआईआर पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर उठा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर के खिलाफ शुरू से आक्रामक रही सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। गंगा सागर में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो राज्य में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, क्योंकि एसआईआर की सुनवाई में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद पैरवी करेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एसआईआर रोकने की मांग की थी। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हर कीमत पर एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही है। आखिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे, एसआईआर पूरा हो जाएगा? तो अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी पर सवाल उठाया है।
एसआईआर लागू होने का पहले ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ ये ऐलान किए थे कि मैं बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगी, कि एसआईआर अगर बंगाल में होगी तो खून का नदियां बहाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी एसआईआर और बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर टीएमसी पर हमलावर है, जबकि ममता बनर्जी एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताकर हमले कर रही है। ममता एसआईआर के खिलाफ रैली भी निकाल चुकी है। टीम न्यूज नेशन। वीबी जी राम जी को लेकर कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान चलाएगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने वीबी जी राम जी को लेकर नया अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने वीबी जी राम जी योजना को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। वीबी जी राम जी कानून के विरोध में कांग्रेस के अभियान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपना जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रेस वार्ता कर वीबी जी राम जी कानून के फायदे बताए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। इस मौके पर सीएम योगी ने जी राम जी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। वीबी जी राम जी को लेकर सीएम योगी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, कांग्रेस ने ही सारा विकास किया, इन्होंने तो केवल विनाश का काम किया है। आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर केवल विनाश हुआ है। जाहिर है वीबी जी राम जी कानून बेशक बन गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। टीम न्यूज नेशन। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने बेटे नील सोमैया को मैदान में उतारा तो उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी। उद्धव के इस कदम से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। बीएमसी चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। बीएमसी के दिग्गज नेता किरीट सोमैया ने बेटे नील सोमैया को वार्ड नंबर 107 से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने इंडिपेंडेंट दिनेश जाधव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दिनेश जाधव को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी है। उद्धव के इस दांव से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। दरअसल किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में दूसरी बार खड़े हैं। उन्होंने इस बार अपना वार्ड बदल दिया है। विपक्ष की तरफ से एनसीपी पवार का उम्मीदवार उतरा था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिनेश जाधव को समर्थन दे दिया है। लोग जानते हैं कि नील सोमैया अगर 2017 में चुन के आने के बाद 108 में एक प्रभाग क्रमांक 108 में कुछ कर नहीं पाए, तो 107 में वो क्या ऐसा करने वाले हैं, ये तो लोग उनको पूछने वाले। इसलिए मुझे उनका आह्वान नहीं लगता। राजनीति में उद्धव ठाकरे और किरीट सोमैया को एक दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है और अब दिनेश जाधव को समर्थन से सियासी रार और बढ़ गई है। मुंबई में वार्ड नंबर 107 पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहां किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में है। नील सोमैया दूसरी बार चुनावी मैदान में है तो उनके सामने है दिनेश जाधव। दिनेश जाधव इंडिपेंडेंट खड़े थे, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी ने उन्हें समर्थन दे दिया। युति में यानी ठाकरे बंधुओं की युति में यह जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ी गई थी, लेकिन उनके उम्मीदवार की अर्जी खारिज हो गई और दिनेश जाधव को समर्थन मिल गया। सोमैया और उद्धव ठाकरे की नोकझोंक अगर देखें तो ये जगह जो है किरीट सोमैया के लिए काफी प्रतिष्ठा की बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। पीएम मोदी गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था।
पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर एक लेख भी लिखा था और सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता की दृढ़ता और निरंतरता का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी के सोमनाथ मंदिर जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने स्वागत किया है और पीएम मोदी की तारीफ की है। सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। 1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका स्मरण करता है और स्मरण करके वर्तमान की परिस्थितियों को सबके सामने ले आता है, और वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं कि सोमनाथ जी जहाँ के तहाँ हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन इसे मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। कुछ नेता मजहब के मुद्दे को उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या संभल को फिर सुलगाने की साजिश हो रही है? कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है। संभल में अतिक्रमण को लगातार इसी तरह जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक बयान वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। सांसद के पिता का ये बयान भड़काऊ है। संभल इसी तरह के भड़काऊ बयानों की वजह से दंगों की आग में जल चुका है। सवाल है कि क्या संभल में बुलडोजर एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश के आरोपों का मतलब क्या है? सवाल है कि अतिक्रमण के मुद्दे पर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उस पर इबादतगाह तामीर कर दी, तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या मजहब अतिक्रमण को जायज ठहराने का लाइसेंस देता है? पहले की सरकारों में भले ही अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मुद्दे पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में इसी तरह बुलडोजर का एक्शन हुआ। संभल के इस इलाके में बुलडोजर एक्शन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वैसे भूमाफियाओं और अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार की नीति एकदम साफ है। अगर अतिक्रमण किया है तो चुपचाप जमीन को छोड़ दो, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। संभल में चल रहा बुलडोजर अभियान योगी के अतिक्रमण विरोधी अभियान का सिलसिला है, जो एक शहर में नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुद्दा यह है कि क्या इस पर मजहब के बुनियाद पर सवाल उठने चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। अंकिता भंडारी केस में ऑडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। केस की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में इंसाफ का भरोसा दिया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर फिर सुलग रही है देवभूमि। इस मामले में इंसाफ और वीआईपी कनेक्शन के एक सवाल पर बवाल हो रहा है। 2022 के इस केस में अब हंगामा एक ऑडियो क्लिप को लेकर हो रहा है। मुद्दा यह है कि अंकिता भंडारी केस के ऑडियो क्लिप में किस वीआईपी का नाम है। उत्तराखंड में इसी सवाल पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने ऑडियो क्लिप को लेकर सरकार की स्थिति साफ कर दी। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने
कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। दरअसल ऑडियो क्लिप का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने इस मामले में दिग्गज बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर आरोप लगाया था। इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस केस में देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है। जो जहां है, जो जगह पर रहेगा, अपने गांव में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर में, पूरे सब के सब लोग एक जन आंदोलन के रूप में सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। 2022 में हरिद्वार के पास बनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर उस वक्त भी बड़ा आंदोलन चला था। आंदोलन के दबाव में ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब ऑडियो क्लिप आया है और इस मुद्दे पर सियासी मंच से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब विधानसभा में गूंज रहा है। प्रदूषण पर चर्चा को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने आप पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज रहा है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी की अगुवाई में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जवाब देने की मांग की। आतिशी ने बीजेपी पर प्रदूषण पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप विधायकों के मास्क पहनकर प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ और झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए, और अब मास्क लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार पर प्रदूषण पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का आरोप है कि सरकार प्रदूषण पर पहली बार खुद चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष ही इस मुद्दे पर भाग रहा है। सबसे बड़े राज्य यूपी में एसआईआर की पहली लिस्ट आते ही सियासी तापमान चढ़ गया। किसके वोटर्स कटे, किसका गणित बिगड़ा, 27 की विसात पर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि 20 साल बाद हुए वोटर वेरिफिकेशन में यूपी में 18% नाम कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कुल वोटर 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा थे। एसआईआर के बाद आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। कुल 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम कट गए। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। यूपी में एसआईआर की जिलावार रिपोर्ट में बड़े शहर सबसे पीछे हैं। राजधानी लखनऊ सबसे पीछे रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि भारत में वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो यहाँ पर जन्म लिया हो, जो यहाँ का नागरिक हो, लीगल नागरिक हो। लेकिन हमारे देश के अंदर भारी संख्या में घुसपैठिए घुस गए और घुसपैठियों की रक्षा करने के लिए विपक्ष ही बोल रहा है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनके लिए अभी मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया सबसे ज्यादा लंबी चली।
पहली ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख 3 बार आगे बढ़ी और इस पर सियासी युद्ध भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। कि बड़े स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सूचना नहीं है। हमारे कांग्रेस के महासचिव श्री गुरदीप सप्पल जी का और उनके पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि 2003 की ड्राफ्ट लिस्ट में था। उन्होंने एक विस्तृत पोस्ट भी लिखी है इस पर। वार पलटवार शहमात मिशन 2027 की बीतती हुई विसात में एसआईआर पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर उठा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर के खिलाफ शुरू से आक्रामक रही सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। गंगा सागर में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो राज्य में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी, क्योंकि एसआईआर की सुनवाई में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद पैरवी करेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एसआईआर रोकने की मांग की थी। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हर कीमत पर एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही है। आखिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए लगी। 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे? एसआईआर पूरा हो जाएगा तो? अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी पर सवाल उठाया है। एसआईआर लागू होने का पहले ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ ये ऐलान किए थे कि मैं बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगे, कि एसआईआर अगर बंगाल में होगी तो खून का नदियां बहाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी एसआईआर और बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर टीएमसी पर हमलावर है, जबकि ममता बनर्जी एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताकर हमले कर रही है। ममता एसआईआर के खिलाफ रैली भी निकाल चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। वीबी जी राम जी को लेकर कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान चलाएगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने वीबी जी राम जी को लेकर नया अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने वीबी जी राम जी योजना को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। वीबी जी राम जी कानून के विरोध में कांग्रेस के अभियान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपना जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रेस वार्ता कर वीबी जी राम जी कानून के फायदे बताए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। इस मौके पर सीएम योगी ने जी राम जी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। वीबी जी राम जी को लेकर सीएम योगी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, कांग्रेस ने ही सारा विकास किया, इन्होंने तो केवल विनाश का काम किया है। आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर केवल विनाश हुआ है। जाहिर है वीबी जी राम जी कानून बेशक बन गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने बेटे नील सोमैया को मैदान में उतारा तो उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी। उद्धव के इस कदम से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है।
बीएमसी चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। बीएमसी के दिग्गज नेता किरीट सोमैया ने बेटे नील सोमैया को वार्ड नंबर 107 से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने इंडिपेंडेंट दिनेश जाधव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दिनेश जाधव को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी है। उद्धव के इस दांव से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। दरअसल किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में दूसरी बार खड़े हैं। उन्होंने इस बार अपना वार्ड बदल दिया है। विपक्ष की तरफ से एनसीपी पवार का उम्मीदवार उतरा था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिनेश जाधव को समर्थन दे दिया है। लोग जानते हैं कि नील सोमैया अगर 2017 में चुन के आने के बाद 108 में एक प्रभाग क्रमांक 108 में कुछ कर नहीं पाए, तो 107 में वो क्या ऐसा करने वाले हैं, ये तो लोग उनको पूछने वाले, इसलिए मुझे उनका आह्वान नहीं लगता। राजनीति में उद्धव ठाकरे और किरीट सोमैया को एक दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है और अब दिनेश जाधव को समर्थन से सियासी रार और बढ़ गई है। मुंबई में वार्ड नंबर 107 पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में है। नील सोमैया दूसरी बार चुनावी मैदान में है, तो उनके सामने है दिनेश जाधव। दिनेश जाधव इंडिपेंडेंट खड़े थे, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी ने उन्हें समर्थन दे दिया। युति में यानी ठाकरे बंधुओं की युति में यह जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ी गई थी, लेकिन उनके उम्मीदवार की अर्जी खारिज हो गई और दिनेश जाधव को समर्थन मिल गया। सोमैया और उद्धव ठाकरे की नोकझोंक अगर देखें तो ये जगह जो है किरीट सोमैया के लिए काफी प्रतिष्ठा की बन गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। पीएम मोदी गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर एक लेख भी लिखा था और सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता की दृढ़ता और निरंतरता का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी के सोमनाथ मंदिर जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने स्वागत किया है और पीएम मोदी की तारीफ की है। सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। 1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका स्मरण करता है और स्मरण करके वर्तमान की परिस्थितियों को सबके सामने ले आता है, और वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं कि सोमनाथ जी जहाँ के तहाँ हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन इसे मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। कुछ नेता मजहब के मुद्दे को उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या संभल को फिर सुलगाने की साजिश हो रही है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है। संभल में अतिक्रमण को लगातार इसी तरह जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक बयान वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही। सांसद के पिता का ये बयान भड़काऊ है। संभल इसी तरह के भड़काऊ बयानों की वजह से दंगों की आग में जल चुका है। सवाल है कि क्या संभल में बुलडोजर एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश के आरोपों का मतलब क्या है? सवाल है कि अतिक्रमण के मुद्दे पर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों हो रही है?
अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उस पर इबादतगाह तामीर कर दी, तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या मजहब अतिक्रमण को जायज ठहराने का लाइसेंस देता है? पहले की सरकारों में भले ही अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मुद्दे पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में इसी तरह बुलडोजर का एक्शन हुआ। संभल के इस इलाके में बुलडोजर एक्शन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वैसे भूमाफियाओं और अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार की नीति एकदम साफ है। अगर अतिक्रमण किया है तो चुपचाप जमीन को छोड़ दो, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। संभल में चल रहा बुलडोजर अभियान योगी के अतिक्रमण विरोधी अभियान का सिलसिला है, जो एक शहर में नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुद्दा यह है कि क्या इस पर मजहब के बुनियाद पर सवाल उठने चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। अंकिता भंडारी केस में ऑडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। केस की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में इंसाफ का भरोसा दिया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर फिर सुलग रही है देवभूमि। इस मामले में इंसाफ और वीआईपी कनेक्शन के एक सवाल पर बवाल हो रहा है। 2022 के इस केस में अब हंगामा एक ऑडियो क्लिप को लेकर हो रहा है। मुद्दा ये है कि अंकिता भंडारी केस के ऑडियो क्लिप में किस वीआईपी का नाम है। उत्तराखंड में इसी सवाल पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने ऑडियो क्लिप को लेकर सरकार की स्थिति साफ कर दी। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। दरअसल ऑडियो क्लिप का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने इस मामले में दिग्गज बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर आरोप लगाया था। इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस केस में देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है। जो जहां है, जो जगह पर रहेगा, अपने गांव में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर में, पूरे सब के सब लोग एक जन आंदोलन के रूप में सरकार पर दबाव बनाने का काम करें। 2022 में हरिद्वार के पास बनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर उस वक्त भी बड़ा आंदोलन चला था। आंदोलन के दबाव में ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब ऑडियो क्लिप आया है और इस मुद्दे पर सियासी मंच से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब विधानसभा में गूंज रहा है। प्रदूषण पर चर्चा को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने आप पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज रहा है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी की अगुवाई में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जवाब देने की मांग की। आतिशी ने बीजेपी पर प्रदूषण पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप विधायकों के मास्क पहनकर प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ और झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए। और अब मास्क लगा लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं।
जाहिर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार पर प्रदूषण पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का आरोप है कि सरकार प्रदूषण पर पहली बार खुद चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष ही इस मुद्दे पर भाग रहा है। सबसे बड़े राज्य यूपी में एसआईआर की पहली लिस्ट आते ही सियासी तापमान चढ़ गया। किसके वोटर्स कटे, किसका गणित बिगड़ा, 27 की विसात पर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि 20 साल बाद हुए वोटर वेरिफिकेशन में यूपी में 18% नाम कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कुल वोटर 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा थे। एसआईआर के बाद आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। कुल 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम कट गए। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। यूपी में एसआईआर की जिलावार रिपोर्ट में बड़े शहर सबसे पीछे हैं। राजधानी लखनऊ सबसे पीछे रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि भारत में वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो यहाँ पर जन्म लिया हो, जो यहाँ का नागरिक हो, लीगल नागरिक हो। लेकिन हमारे देश के अंदर भारी संख्या में घुसपैठिए घुस गए हैं और घुसपैठियों की रक्षा करने के लिए विपक्ष ही बोल रहा है, क्योंकि उनके वोट बैंक हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनके लिए अभी मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया सबसे ज्यादा लंबी चली। पहली ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख 3 बार आगे बढ़ी और इस पर सियासी युद्ध भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। कि बड़े स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सूचना नहीं है। हमारे कांग्रेस के महासचिव श्री गुरदीप सप्पल जी का और उनके पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि 2003 की ड्राफ्ट लिस्ट में था। उन्होंने एक विस्तृत पोस्ट भी लिखी है इस पर। वार पलटवार शहमात मिशन 2027 की बीतती हुई विसात में एसआईआर पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर उठा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर के खिलाफ शुरू से आक्रामक रही सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। गंगा सागर में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो राज्य में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि एसआईआर की सुनवाई में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद पैरवी करेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एसआईआर रोकने की मांग की थी। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हर कीमत पर एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही है। आखिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने के लिए लगी हुई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास नाम माइनस हो गया है, फिर भी अभी वो एसआईआर बंद करने के लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम एसआईआर बंद करो। क्यों? आपको इतना डर क्यों है कि आप हार जाएंगे, एसआईआर पूरा हो जाएगा? तो अगर ऐसा है तो आपको हारना ही है। वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी पर सवाल उठाया है। एसआईआर लागू होने का पहले ममता बनर्जी ने बड़े दावे के साथ ये ऐलान किए थे कि मैं बंगाल में एसआईआर लागू नहीं होने देंगी, कि एसआईआर अगर बंगाल में होगी तो खून का नदियां बहाई जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी एसआईआर और बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर टीएमसी पर हमलावर है, जबकि ममता बनर्जी एसआईआर को बीजेपी की साजिश बताकर हमले कर रही है। ममता एसआईआर के खिलाफ रैली भी निकाल चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। वीबी जी राम जी को लेकर कांग्रेस मनरेगा बचाओ अभियान चलाएगी, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने वीबी जी राम जी को लेकर नया अभियान शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने वीबी जी राम जी योजना को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया। वीबी जी राम जी कानून के विरोध में कांग्रेस के अभियान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपना जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। इस कड़ी में प्रेस वार्ता कर वीबी जी राम जी कानून के फायदे बताए जा रहे हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 को ग्रामीण विकास का नया मॉडल बताया।
इस मौके पर सीएम योगी ने जी राम जी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। जिन लोगों ने देश के अंदर लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। वीबी जी राम जी को लेकर सीएम योगी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या मुख्यमंत्री योगी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, कांग्रेस ने ही सारा विकास किया, इन्होंने तो केवल विनाश का काम किया है। आप देख सकते हो पूरे देश के अंदर केवल विनाश हुआ है। जाहिर है वीबी जी राम जी कानून बेशक बन गया है, लेकिन इसे लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वार पलटवार का दौर जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने अपने बेटे नील सोमैया को मैदान में उतारा तो उद्धव ठाकरे ने निर्दलीय को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी। उद्धव के इस कदम से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। बीएमसी चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। बीएमसी के दिग्गज नेता किरीट सोमैया ने बेटे नील सोमैया को वार्ड नंबर 107 से चुनावी मैदान में उतारा है। उनके सामने इंडिपेंडेंट दिनेश जाधव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने दिनेश जाधव को समर्थन देकर नील सोमैया की मुश्किलें बढ़ा दी है। उद्धव के इस दांव से किरीट सोमैया का पारा चढ़ गया है। दरअसल किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में दूसरी बार खड़े हैं। उन्होंने इस बार अपना वार्ड बदल दिया है। विपक्ष की तरफ से एनसीपी पवार का उम्मीदवार उतरा था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने दिनेश यादव को समर्थन दे दिया है। लोग जानते हैं कि नील सोमैया अगर 2017 में चुन के आने के बाद 108 में एक प्रभाग क्रमांक 108 में कुछ कर नहीं पाए, तो 107 में वो क्या ऐसा करने वाले हैं, ये तो लोग उनको पूछने वाले, इसलिए मुझे उनका आह्वान नहीं लगता। राजनीति में उद्धव ठाकरे और किरीट सोमैया को एक दूसरे का जानी दुश्मन माना जाता है और अब दिनेश यादव को समर्थन से सियासी रार और बढ़ गई है। मुंबई में वार्ड नंबर 107 पर सभी की नजरें टिकी हुई है क्योंकि यहां किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया चुनावी मैदान में है। नील सोमैया दूसरी बार चुनावी मैदान में है तो उनके सामने है दिनेश यादव। दिनेश यादव इंडिपेंडेंट खड़े थे, लेकिन ठाकरे बंधुओं ने और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की पार्टी ने उन्हें समर्थन दे दिया। युति में यानी ठाकरे बंधुओं की युति में यह जगह राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़ी गई थी, लेकिन उनके उम्मीदवार की अर्जी खारिज हो गई और दिनेश यादव को समर्थन मिल गया। सोमैया और उद्धव ठाकरे की नोकझोंक अगर देखें तो ये जगह जो है किरीट सोमैया के लिए काफी प्रतिष्ठा की बन गई है। वीडियो कामेश के साथ विलास अठोले, न्यूज़ नेशन मुंबई। पीएम मोदी गुजरात के प्रभास पाटन में बने पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का 11 जनवरी को दौरा करेंगे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर 1026 में हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर और सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता की दृढ़ता और निरंतरता का प्रतीक बताया था। पीएम मोदी के सोमनाथ मंदिर जाने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने स्वागत किया है और पीएम मोदी की तारीफ की है। सोमनाथ पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पीएम ने इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। गौरतलब है कि विदेशी आक्रमणकारी गजनी के महमूद गजनवी ने जनवरी 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। 1000 वर्ष पूर्व जो अत्याचार महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के माध्यम से हम सभी हिंदुओं के ऊपर करना चाहा था, उसका स्मरण करते हुए भगवान सोमनाथ की आरती पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। तो हमको अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? अच्छा ये लगा कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर उसका स्मरण करता है और स्मरण करके
वर्तमान की परिस्थितियों को सबके सामने ले आता है। और वर्तमान की परिस्थितियां ये हैं कि सोमनाथ जी जहाँ के तहाँ हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है, उनकी ध्वजा फहरा रही है, जयकारा उनका गूंज रहा है। संभल में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है, लेकिन इसे मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है। कुछ नेता मजहब के मुद्दे को उठा रहे हैं। सवाल है कि क्या संभल को फिर सुलगाने की साजिश हो रही है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ ये योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल है। संभल में अतिक्रमण को लगातार इसी तरह जमींदोज किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं। संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का एक बयान वायरल हो रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी के पास अयोध्या जैसा कोई मसला नहीं है, लिहाजा मुझे अफसोस है कि संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश की जा रही है। सांसद के पिता का ये बयान भड़काऊ है। संभल इसी तरह के भड़काऊ बयानों की वजह से दंगों की आग में जल चुका है। सवाल है कि क्या संभल में बुलडोजर एक्शन को मजहबी रंग देने की कोशिश हो रही है? संभल को अयोध्या बनाने की कोशिश के आरोपों का मतलब क्या है? सवाल है कि अतिक्रमण के मुद्दे पर मजहबी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों हो रही है? अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, उस पर इबादतगाह तामीर कर दी, तो क्या उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या मजहब अतिक्रमण को जायज ठहराने का लाइसेंस देता है? पहले की सरकारों में भले ही अतिक्रमण को नजरअंदाज किया जाता हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस मुद्दे पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। संभल के राया बुजुर्ग इलाके में इसी तरह बुलडोजर का एक्शन हुआ। संभल के इस इलाके में बुलडोजर एक्शन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वैसे भूमाफियाओं और अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार की नीति एकदम साफ है। अगर अतिक्रमण किया है तो चुपचाप जमीन को छोड़ दो, नहीं तो चलेगा बुलडोजर। संभल में चल रहा बुलडोजर अभियान योगी के अतिक्रमण विरोधी अभियान का सिलसिला है, जो एक शहर में नहीं पूरे प्रदेश में चल रहा है। मुद्दा यह है कि क्या इस पर मजहब के बुनियाद पर सवाल उठने चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। अंकिता भंडारी केस में ऑडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। केस की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले में इंसाफ का भरोसा दिया है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर फिर सुलग रही है देवभूमि। इस मामले में इंसाफ और वीआईपी कनेक्शन के एक सवाल पर बवाल हो रहा है। 2022 के इस केस में अब हंगामा एक ऑडियो क्लिप को लेकर हो रहा है। मुद्दा यह है कि अंकिता भंडारी केस के ऑडियो क्लिप में किस वीआईपी का नाम है। उत्तराखंड में इसी सवाल पर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने ऑडियो क्लिप को लेकर सरकार की स्थिति साफ कर दी। अब इधर एक प्रकरण ये आया है कि ऑडियो एक आया है और ऑडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं अलग अलग प्रकार से, और हमने कहा कि भाई ऑडियो की जांच करी जाए और जांच के लिए जो है एक एसआईटी का गठन भी कर दिया गया इसमें। और जिन लोगों ने ऑडियो पर बात की है उनसे भी बात करने का पुलिस ने प्रयास किया है। अच्छा होगा कि वो सब लोग अपना ऑडियो जो उन्होंने बोला है उसकी कुछ सत्यता वहां पर आ जाए, और सत्यता आते ही हमने कहा है कि हम सभी प्रकार की जांचों के लिए भी तैयार हैं। हम कहीं पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भ्रम की स्थिति भी राज्य के अंदर नहीं बननी चाहिए। दरअसल ऑडियो क्लिप का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने इस मामले में दिग्गज बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पर आरोप लगाया था। इस मामले में दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस केस में देहरादून में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। वैसे इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार अभियान चला रही है। जो जहां है, जो जगह पर रहेगा, अपने गांव में, अपने घर में, अपने इलाके में, अपने शहर में, पूरे सब के सब लोग एक जन आंदोलन के रूप में सरकार पर दबाव बनाने का काम करें।
2022 में हरिद्वार के पास बनतारा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। अंकिता को इंसाफ दिलाने को लेकर उस वक्त भी बड़ा आंदोलन चला था। आंदोलन के दबाव में ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब ऑडियो क्लिप आया है और इस मुद्दे पर सियासी मंच से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा अब विधानसभा में गूंज रहा है। प्रदूषण पर चर्चा को लेकर आम आदमी पार्टी आक्रामक है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी ने आप पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा विधानसभा में भी गूंज रहा है। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर चर्चा की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आतिशी की अगुवाई में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जवाब देने की मांग की। आतिशी ने बीजेपी पर प्रदूषण पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी की दिल्ली सरकार प्रदूषण के मुद्दे से भाग रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप विधायकों के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी प्रोटेस्ट किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आप विधायकों के मास्क पहनकर प्रदर्शन पर करारा प्रहार किया। 11 साल की जो दिल्ली को गंदी हवा की बर्बादी देकर गए हो, अनेकों प्रकार की बीमारियां देके गए हो, 11 साल तक अरविंद केजरीवाल जी झूठ और झूठ परोसते रहे। हर साल एक ही बात कहते रहे कि अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, अगले साल पोल्यूशन ठीक हो जाएगा, और 5 साल दे दीजिए, और 5 साल दे दीजिए, और अब मास्क लगा के मुंह छुपा के आ रहे हैं। जाहिर है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत गर्म हो गई है। आम आदमी पार्टी जहां दिल्ली सरकार पर प्रदूषण पर चर्चा करने से बचने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार का आरोप है कि सरकार प्रदूषण पर पहली बार खुद चर्चा कराना चाहती है, लेकिन विपक्ष ही इस मुद्दे पर भाग रहा है। सबसे बड़े राज्य यूपी में एसआईआर की पहली लिस्ट आते ही सियासी तापमान चढ़ गया। किसके वोटर्स कटे, किसका गणित बिगड़ा, 27 की विसात पर इस पर बयानबाजी शुरू हो गई, क्योंकि 20 साल बाद हुए वोटर वेरिफिकेशन में यूपी में 18% नाम कट गए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले कुल वोटर 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा थे। एसआईआर के बाद आई पहली ड्राफ्ट लिस्ट में 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं। कुल 2 करोड़ 89 लाख वोटर के नाम कट गए। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। यूपी में एसआईआर की जिलावार रिपोर्ट में बड़े शहर सबसे पीछे हैं। राजधानी लखनऊ सबसे पीछे रहा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग का मानना है कि भारत में वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, जो यहाँ पर जन्म लिया हो, जो यहाँ का नागरिक हो, लीगल नागरिक हो। लेकिन हमारे देश के अंदर भारी संख्या में घुसपैठिए घुस गए और घुसपैठियों की रक्षा करने के लिए विपक्ष ही बोल रहा है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक हैं। जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है, उनके लिए अभी मौका है, घबराने की जरूरत नहीं है। 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय दिया गया है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया सबसे ज्यादा लंबी चली। पहली ड्राफ्ट लिस्ट की तारीख 3 बार आगे बढ़ी और इस पर सियासी युद्ध भी उतना ही तेजी से आगे बढ़ता रहा। कि बड़े स्पष्ट रूप से जिस तरीके से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, सूचना नहीं है। हमारे कांग्रेस के महासचिव श्री गुरदीप सप्पल जी का और उनके पूरे परिवार का नाम गायब है, जबकि 2003 की ड्राफ्ट लिस्ट में था। उन्होंने एक विस्तृत पोस्ट भी लिखी है इस पर। वार पलटवार शहमात मिशन 2027 की बीतती हुई विसात में एसआईआर पर सरगर्मी बढ़ी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। वहीं पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जहां चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी है। बीजेपी ने भी ममता के आरोपों पर पलटवार किया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर उठा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एसआईआर के खिलाफ शुरू से आक्रामक रही सीएम ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। गंगा सागर में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो राज्य में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी,
क्योंकि एसआईआर की सुनवाई में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद पैरवी करेंगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी आईटी सेल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एसआईआर रोकने की मांग की थी। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की धमकी पर बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हर कीमत पर एसआईआर को रुकवाने की कोशिश कर रही है। आखिर उन्हें किस बात का डर लग रहा है? ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर एसआईआर बंद करने